नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन पर। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा भारतीय संविधान के बारे में, जो आपके परीक्षा से संबंधित या उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जो चैप्टर या जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। और खासकर ये उत्तराखंड वीडियो के पेपर जो आगामी परीक्षाएं होने वाले हैं उनमें जरूर दिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ये भारतीय संविधान का एक अध्याय है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे आसान भाषा में एक अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि हम कभी भूल न पाएंगे उसको। ठीक है, तो चलो चलते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, और उस संविधान में भी पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। आखिर ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है? आपने अक्सर नाम सुना होगा पंचायत। ये पंचायत अक्सर आपने जब गांव में जाते होंगे तभी आपने नाम सुना होगा, वगैरह शहरों वगैरह में तो देखा नहीं होगा आपने, जो नगर पालिका, नगर निगम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं तो। ठीक है, तो दरअसल बात यह है, ये चीज वाकई में गांव के लिए की गई है। जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है, तो उसी के तहत हमारे संविधान में इस व्यवस्था बनाई गई, इस व्यवस्था को जोड़ा गया जिसका नाम था पंचायती राज व्यवस्था। और इसके साथ एक स्थानीय स्वशासन भी है, वो भी जुड़ा, लेकिन वो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन उसमें जो क्षेत्र आते हैं वो हमारे नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका वगैरह आते हैं। और हम इसकी जब बात करेंगे पंचायत की, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत आ जाएगा आपका, ठीक है, जिला पंचायत वगैरह आएगा आपका, और ब्लॉक लेवल का आ जाएगा जो खंड या प्रखंड लेवल का होगा। ठीक है, तो सिंपली भाषा में अगर हम जाने कि आखिर ये पंचायती राज है क्या। पंचायती राज ये गांव से संबंधित है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। मीन्स इसका मेन मकसद ये है कि सत्ता का बंटवारा करना। मीन्स हम जो भी विकासात्मक कार्य आते हैं, जो भी योजनाएं हमारे सेंटर में आते हैं, उन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना और ग्रामीण विकास करना, गांव का चहुमुखी विकास करना। अगर जैसे पावर है, कोई पावर है या योजना है, ठीक है, ये योजना अगर केंद्र में है तो इसको हर जगह बांटना। मीन्स जितने भी गांव हैं, इन गांवों को सत्ता का बंटवारा करना, पावर है, इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा गांव में जब लोग वोट देते हैं और वोट देके अपने नेता को सेंट्रल लेवल तक पहुंचाते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं, किसी को सांसद बनाते हैं। ठीक है, तो उन नेताओं का भी काम होता है कि उनके लिए कुछ योजनाएं लाए ताकि ग्रामीण स्तर से विकास हो सके। ठीक, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अगर हम इसको आसानी भाषा में जानेंगे तो पंचायती राज का जो अभिप्राय है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, उस विकेंद्रीकरण जिससे गांव का विकास हो, गांव का चहुमुखी विकास हो। एक ग्रामीण स्तर से हम इस योजनाओं को वहां पे क्या कर सकते हैं, विकेंद्रीकृत कर सकते हैं। जो भी अगर मान लो कोई सड़क योजना है केंद्र में, तो उस योजना को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना, सिर्फ सेंट्रल लेवल में ही नहीं, उसको दूर गांव तक पहुंचाना। जहां पे आपने देखा होगा गांव में ग्राम प्रधान वगैरह होता है, जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ब्लॉक में आपने देखा होगा कि ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक है, खंड लेवल में। फिर आपने देखा होगा जो जिले स्तर में होता है, जिला परिषद का, उसे जिला अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यही बात करेंगे। तो कुल मिला के जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो मेन मकसद है, सत्ता का बंटवारा करना, मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, उसको हर एक पावर को, हर एक योजनाओं को जो भी सेंटर में होती है उसको ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना ताकि गांव का भी विकास हो। अगर गांव का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होगा। इसीलिए कहते हैं कि गांव, भारत गांव में बसता है। अगर गांव में अच्छे नहीं होंगे तो भारत के बारे में सोचना हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। मीन्स इसका मेन मकसद है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा करना। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब जो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन का हमें कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें यह भी मिलता है कि चोल काल के दौरान या फिर विजयनगर साम्राज्य के दौरान वहां पे स्थानीय व्यवस्था थी। ये हमें इतिहास में मिलता है। ठीक है, उनके प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारी चीज काफी आयाम लेके आया। ये नहीं कि ये आज मॉडर्न इंडिया में ही जब 1992 में ही लागू किया गया, इसको कानूनी रूप दिया गया, नहीं, ये एक बहुत पुराना भी है। समय समय पर कई राजाओं ने, ठीक है, कई इतिहास में जब हम पढ़ते हैं राजाओं के बारे में, उनने भी अपनाया है। ठीक है, तो मेन मकसद उद्देश्य हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब दूसरी बात करेंगे, सबसे पहले 1882 के आसपास, 1882 के आसपास ब्रिटिश भारत के दौरान जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तब सबसे पहले जो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने सबसे पहले मद्रास क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का प्रयोग किया। हमें यह भी देखने को मिलता है कि 1882 के आसपास जब ब्रिटिशर्स के अंडर पूरा इंडिया था, तब उस दौरान जो लॉर्ड रिपन थे हमारे वायसराय, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग मद्रास क्षेत्र जो आज का तमिलनाडु है, वहां पे प्रयोग किया। इसीलिए यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसीलिए यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका जवाब होगा लॉर्ड रिपन। इन्होंने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रयोग कहां किया? तो आपका जवाब होगा मद्रास, जो आज का तमिलनाडु है। कब किया? 1882 में, 1882 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब हम आगे की बात करते हैं, हमने इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी देख लिए, इसका उद्देश्य भी देख लिया कि सत्ता का बंटवारा करना होता है। ठीक है, इसके बाद प्रथम प्रयोग कहां पे किया गया, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं समय समय पर यहां पे जब भारत देश आजाद हुआ, 1947 आजादी के बाद, तब हमारे देश की हालत बड़ी नाजुक थी, गरीबी काफी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफी शोषण कर दिया था यहाँ पे लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो क्या हुआ, तो काफी दयनीय स्थिति होने के कारण जब हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये सोचा कि गांव का स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो कल्याणकारी जो कार्य है उनको गांव स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि गांव का विकास हो, एक ग्रामीण स्तर तक विकास हो। तो उन्होंने समय समय पर समितियां भी गठित करी और उन्होंने उस समय कई समितियों को बोला, कई विद्वान जो थे उनको बोला कि आप हमें कुछ सुझाव दीजिए कि हम गांव का विकास कैसे कर सकते हैं, हम अपने देश को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। अगर गांव उठेगा तो फिर देश ऑटोमेटिकली उठेगा। तो जरा बताइए हमें क्या क्या सुझाव है। तो इस सुझाव के लिए बहुत सारी समितियां गठित हुई, जिनमें से जो कुछ प्रमुख 4 समितियों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया। जो सबसे पहले थे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति का गठन हुआ 1957 में। ठीक है, इस समिति की अध्यक्षता बलवंत राय जी ने करी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले अगर आप गांव के विकास के बारे में सोच रहे हो, गांव के सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रहे हो या ग्रामीण स्तर को ऊपर उठाने की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि वहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा सबसे पहले वहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये त्रिस्तरीय क्या है? इसका मतलब है 3
भागों में बंटवारा, एक जिले में 3 भागों में बंटवारा। अब कैसे? एक तो उन्होंने कहा ग्राम स्तर पर होना चाहिए, अब दूसरा उन्होंने कहा ब्लॉक या खंड स्तर पर होना चाहिए, अब तीसरी जो बात करी उन्होंने जिला स्तर पर होना चाहिए। अगर हम इन 3 चीजों को अपनाते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाते हैं, तो 3 चीजें होना जरूरी है, और वो है ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ठीक है, अब ये सोचा इन्होंने, तो उसी दौरान उसके बाद जब इसे अमल में लाया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है नागौर। राजस्थान का एक जिला पड़ता है नागौर, यहां पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, और उसके बाद देखा गया कि काम वाकई में धरातल पर हो रहा ही नहीं हो रहा है, वाकई में ग्रामीण स्तर का जो कार्य है वो ऊपर उठ रहा ही नहीं उठ रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज देखा, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल यहां पे सेट किया कि क्या हो कैसे हो। ठीक है, अब जब इन्होंने किया तो सबसे पहले ये चीज तो बात याद रहनी चाहिए कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कहां पे हुई, तो जवाब होगा आपका नागौर जिला, जो कि कहां पे, राजस्थान। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट समिति जो आई, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति इस ठीक 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आई, तरह तरह की समिति आई और उन्होंने तरह तरह के सुझाव दिए। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ने 1977 में इन्होंने भी एक सुझाव दिया, फिर जो पंचायती राज व्यवस्था उसकी वकालत करी और बताया, सुझाव दिया। और इन्होंने क्या सुझाव दिया? नंबर 1 इन्होंने कहा सबसे पहले इन्होंने सिर्फ 2 स्तरीय होना चाहिए, इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था या फिर स्तर 2 स्तरीय होना चाहिए, जहां पे बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय की वकालत करी थी, सुझाव दिया था, ग्राम, ब्लॉक, जिला। वहीं पे जो अशोक मेहता समिति है उन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था करी। उन्होंने कहा एक तो होना चाहिए ग्राम स्तर, और सीधे सीधे डायरेक्टली जो बात करता है एक होना चाहिए जिला स्तर। जो बीच का जो था उसको हटा दिया उन्होंने, जो बलवंत राय मेहता जी ने कहा था कि जो बीच का ब्लॉक लेवल का भी होना चाहिए वो डी, इन्होंने वो हटा दे, इनमें सिर्फ 2 कहा कि 2 चीजों में विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी समिति आती है, अब इसके बाद जो तीसरी समिति आती है उस समिति का नाम है, ठीक है, इसके बाद जो तीसरी समिति आती है GV के राव समिति। इस समिति को राव समिति भी कहते हैं। ठीक है, इस समिति का गठन हुआ 1985 में। जब जीवी के राव समिति आए, इन्होंने इन दोनों से अलग कहा, लेकिन कुछ बात तो सेम ही थी। उन्होंने कहा आप चाहे द्विस्तरीय अपनाओ, त्रिस्तरीय अपनाओ, ये तो सही है, बट लेकिन योजनाओं का विकेंद्रीकरण जरूर होना चाहिए। जो कार्य आते हैं, जो योजनाएं आती है केंद्र स्तर तक, उन योजनाओं का ग्रामीण स्तर तक पहुंचना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है, तभी जाके गांव ऊपर उठ सकते हैं, गांव आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अंतिम समिति आई, जो नेक्स्ट समिति, काफी इंपॉर्टेंट समिति, उस समिति का नाम था ML सिंघवी समिति। उस समिति का नाम था ML सिंघवी समिति। ठीक है, 1 साल बाद इसके 1986 में इन्होंने कहा चलो सब लोग बात तो सही कर रहे हैं, त्रिस्तर भी दे देते हैं, द्विस्तर भी दे देते हैं, ठीक है, ये बात सही है, बट लेकिन जब तक इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा
या इन्हें बाध्य नहीं बनाया जाएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि ये बाध्य नहीं थे, ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होने के कारण, क्योंकि जो हमारे वहां पे जो ग्राम पंचायत को जगह मिली है तो बाध्य नहीं है। मतलब ये पहले कानून नहीं था कि अगर जिसको अपनाना है तो अपनाओ, जबरदस्ती नहीं था कि तुम्हें अपनाना ही है। ठीक है, कानून बनने के बाद आज देखते हैं हर एक राज्य में पंचायती राज लागू है, वहां पे व्यवस्था जारी है। तो उन्होंने कहा भैया जब तक इसको बाध्य नहीं करेंगे कि हम हर एक राज्य को ये नहीं बाध्य करेंगे कि आप लोगों को इस पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना है तो अपनाना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा गांव का, तभी जाके कुछ चहुमुखी विकास हो पाएगा। तो एमएल सिंह जी ने सबसे पहली बात की, सबसे पहले तो उन्होंने कहा संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए या फिर संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा अगर ये बात है तो न्याय पंचायत भी होना चाहिए वहां पे, उस ग्रामीण क्षेत्र में न्याय पंचायत भी होना चाहिए, ताकि गांवों में अक्सर देखते हैं कि झगड़ा फसाद या फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं वहां पे, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए तो ग्रामीण स्तर पे ही निपटाया जा सके, इसके लिए वहां पे न्याय पंचायत की व्यवस्था होनी जरूरी है, ताकि उनको बाहर न जाना पड़े, तहसील स्तर के मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना पड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाना पड़े, हाई कोर्ट ना जाना पड़े। ठीक है, इसमें उनका धन का खर्च होगा, समय का खर्च होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक गांव स्तर पर उस मामले को निपटा सके, इसीलिए वहां पे न्याय पंचायत भी होना जरूरी है, जहां पे सरपंच वगैरह होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने की, चलो ठीक है अब त्रिस्तरीय होना ही चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब हमने कहा था ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल की बात की थी। ठीक है, ये होना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने का मांग किसने करी, तो आपका जवाब होगा एमएल सिंघवी समिति। कब? 1986 में। ठीक है, तो इन्होंने न्याय पंचायत का भी वकालत करी, न्याय पंचायत भी होना जरूरी है। तो हमने सारी समितियां पढ़ ली है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति पढ़ा, फिर नंबर 2 में अशोक मेहता समिति पढ़ा, फिर नंबर 3 में हमने पढ़ा जीवी के राव समिति, और नंबर 4 में हमने पढ़ा एमएल सिंघवी समिति, जिन्होंने काफी एक निर्णायक सुझाव दिया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं, इस बात को अमल में लाया गया। उस दौरान हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, तो उन्होंने कहा कि वाकई में बात तो सही है कि जब तक हम इन्हें संवैधानिक मान्यता नहीं देंगे, जब तक हम सबके लिए इसको बाध्य नहीं करेंगे, तब तक इसको कोई नहीं अपनाएगा। नहीं तो पहले ऐसे था कि जो चाहे वो अपना सकता है, जो चाहे तो नहीं अपना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन बिल लाया गया 1992 में। 1992 में अमेंडमेंट बिल लाया गया यहाँ पे पंचायती राज के लिए। उन्होंने कहा अब वाकई में इसको संवैधानिक दर्जा देना जरूरी है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो उसी टाइम में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संविधान में जगह मिली या फिर उसे दर्जा मिला। ठीक है, 1992 में। और अंतिम रूप से 20 अप्रैल 1993 में को राष्ट्रपति जी ने सहमति दे दी और फिर 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हो गया पूरे देश में, मीन्स लागू हो गया। अब सबको मानना पड़ेगा। इसीलिए यही कारण है कि हम 24 अप्रैल को एक दिवस मनाते हैं, जिस दिवस को हम पंचायती राज दिवस कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा जो
पंचायती राज है वो प्रभावी हुआ, वो पूरे देश में लागू हुआ। अब हर एक राज्य को अपनाना पड़ेगा, ये एक कानून बन गया, ये एक अधिनियमित हो गया है। अब इसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर दंड का भी यहाँ पे प्रावधान है। तो इसके लिए क्या हुआ, तो 24 अप्रैल को जब 1993 को ये प्रभावी हो गया, ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिल गया। और संवैधानिक दर्जा मिला तो इसे भारत के संविधान के भाग 9 में रखा गया और अनुसूची 11 भारत के संविधान 9 में और अनुसूची 11, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। जो मूल अनुसूची थी तो 8 ही थी। मूल का मतलब जिस दौरान हमारा संविधान टोटली बन गया था, ठीक है, और जब 1950 में बनकर लागू हुआ था तो फिर उसके बाद जो भी संशोधन के तहत जोड़ते हैं वो उसके बाद संशोधन कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मूल की बात करें तो हमारे मूल में अनुसूची टोटल 8 ही थी, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़े, तो 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 मीन्स हम इसको इंग्लिश का ओ भी कह सकते हैं, ओ, ठीक है, यहां तक संवैधानिक दर्जा मिला है, या इसको जगह मिली है पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 तक, ठीक। और एक बात, और जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों को जगह मिली है नीति निर्देशक तत्व के 40 में। नीति निर्देशक तत्व का मतलब जो लोग आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना करते हैं या लोकतांत्रिक आर्थिक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करते हैं, तो वो, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों को यहाँ पे क्या मिली है, जगह मिली है, ठीक है। तो संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद हमें ये पता चल गया कि कहाँ पे क्या क्या रखा गया है। भाग 9 में जगह मिली, अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 से 243 तक, नीति निर्देशक तत्व के क्या कहते हैं अनुच्छेद 40 में मिला, ठीक है। तो इतना पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक ये भी प्रावधान है, जिन राज्यों की जनसंख्या 2 लाख से कम होगी, जिन राज्यों की जनसंख्या 2 लाख से कम होगी, सॉरी 20 लाख से कम होगी, तो वहां पे दो, ठीक है, वहां पे दो स्तरीय होगा। कौन सा, ग्राम और जिला स्तरीय होगा। ग्राम और जिला स्तरीय होगा, जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या होगी जिस राज्य की, वहां पे क्या होगा, ग्राम और जिला स्तरीय होगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव की। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें चुनाव होता है, चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। पंचायती राज की व्यवस्था के बाद ही राज्यों में पंचायतों का, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चुनाव हो सके, तो इसके लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया, जिसे हम राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग हमारा सेंट्रल लेवल का हो गया, ठीक है। चुनाव आयोग जो क्या करता है, जो एक राष्ट्रपति से लेकर एक विधायक तक के चुनाव को कराता है, संपन्न कराता है। जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चुनाव की जो जिम्मा है वो कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मा होता है चुनाव कराना, ठीक है। और इसमें जो उठता है चुनाव के लिए, जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार की उम्र 21 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 साल, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन इनसे जो अलग है, पंचायती राज में 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। किसको, जो ग्राम प्रधान या पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यदि कभी इनका विघटन भी हो जाता है,
मतलब मेनली इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। यदि कभी विघटन हो गया, कभी पद रिक्त हो गया, कुछ अकस्मात कारण हो सकते हैं, ठीक है, पद रिक्त होने के, ठीक, तो पद रिक्त होने की स्थिति में तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव होगा। पद रिक्त पड़ने से, जिस दिन से पद रिक्त हुआ उस दिन से लगाकर 6 माह के अंदर चुनाव करा दिए जाने चाहिए, यह प्रावधान है, ठीक है। और इसमें जो आरक्षण है, आरक्षण सीट को लेकर सबसे पहले बात करते हैं महिला। इसमें महिलाओं को ज्यादा प्रिफर किया गया, ठीक है। अब महिलाओं को इसमें ज्यादा प्रेफर किया है, संविधान में यह लिखा गया है कि कम से कम महिलाओं के लिए 1/3 मींस 33% सीट्स रिजर्व होने ही चाहिए। मिनिमम कम से कम 33% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। और बिहार ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले 50% सीट्स को रिजर्व किया, क्योंकि ये जरूर लिखा है संविधान में कि कम से कम 33% तो होना चाहिए, बट लेकिन ये राज्य के हाथ में बात है कि वो राज्य चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता है। तो इसीलिए बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने 33 से बढ़ाकर 50% किया, यानी कि 1/2, ठीक है। कौन? बिहार ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले 50% सीट्स आरक्षित किए, ठीक है। और उसकी बात करते हैं एससी या फिर एसटी वगैरह, ठीक है। इनका अनुपातिक, जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर एससी और एसटी की जो सीट का जो रिजर्व किया गया है, जिस क्षेत्र की जैसी जनसंख्या होगी उन जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर उतने सीट उनके लिए रिजर्व किए जाएंगे, ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ लिया उम्मीदवार की उम्र 21 साल होनी चाहिए, कार्यकाल इनका 5 साल होता है। यदि विघटन हो गया हो तो ऐसी दृष्टि में 6 महीने माह के अंदर तक चुनाव फिर से करा देने चाहिए। और चुनाव का पूरा जिम्मा कराने का, जो संपन्न कराने का जिम्मा है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। और इसमें आरक्षण महिलाओं के लिए 33% कम से कम, लेकिन इसको राज्य बढ़ा भी सकता है, वो राज्य के हाथ में है। और 50% बढ़ाने वाला बिहार पहला राज्य है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल को यह शक्ति है, यह पावर है कि वो एक वित्त आयोग का गठन करेगा। मीन्स हम इसको राज्य वित्त आयोग कहेंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें उस क्षेत्र से, उस राज्य से संबंधित जितने भी, हम पंचायती क्षेत्र से संबंधित जितने भी बजट के कार्य या फिर जो भी वहां का खर्चा ब्यौरा, प्लानिंग, योजना जो भी हैं, उनको यहाँ पे क्या करेंगे, वो उसके बारे में यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। तो हमने इतना जान लिया, ठीक। अब इतना ही है। अब मैं समझ सकता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर से एग्जाम में आपको तरह तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे घुमा फिरा के हो। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी संरचनाओं के बारे में देखेंगे। संरचना की बात करते हैं तो जो ग्राम स्तर में होता है, जो ग्राम स्तर में जो मुखिया होता है, या फिर हम उस क्षेत्र को ग्राम पंचायत कहते हैं। जो ग्राम पंचायत होता है उसका जो मुखिया होता है उसको हम ग्राम प्रधान कहते हैं, ठीक है। जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको हम डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार के तहत मीन्स 18 वर्ष पूरे होने वाले जो भी उनको अधिकार होता है मत देने का, तो वो अपना वोट देकर इनको जिताते हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और जो ब्लॉक लेवल पर होता है उनको, ठीक है, पंचायत समिति कहते हैं, उनको हम पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है। पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है
उसको हम या तो प्रमुख कहते हैं या फिर ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत में प्रधान को हम डायरेक्टली चुनते हैं, बट लेकिन ब्लॉक स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनको हम वोट देते हैं और वही क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपने बहुमत के आधार पर अपने प्रमुख को चुनते हैं, ठीक है। और हम यदि हम जिला स्तर की बात करेंगे, तो उसके मुखिया को हम जिला अध्यक्ष कहेंगे, ठीक है। जो जिला अध्यक्ष है, हम जिले में हम उसको जिला परिषद कहते हैं। जैसे पंचायत समिति यहाँ पे हो गया, ग्राम पंचायत यहाँ पे हो गया, तो जिला परिषद हो गया, और जिला परिषद का जो मुखिया होता है जिला अध्यक्ष हो गया। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। देखो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, जैसे जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो इनको चुनते हैं, ठीक है, अपने बहुमत के आधार पर। जैसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने बहुमत के आधार पर ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, वैसे जिला पंचायत सदस्य जिला अध्यक्ष को चुनते हैं अपने बहुमत के आधार पर। अब जैसे आपने नाम सुना होगा गांव में, उस क्षेत्र में बीटीसी मेंबर, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, तो वो वही क्या होते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक है। अब गांव प्रधान का काम क्या होता है? गांव प्रधान का काम होता है कि वो अपने गांव के कामों को जाने, समस्या के बारे में जाने, समय समय पर मीटिंग बैठक करवाए और लोगों की बात को सुने, ठीक है, और ये भी प्लानिंग करे कि कहाँ पे काम लाना है, कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे कौन सी दिक्कत हो रही है। उस सारा समाधान के लिए वो एक कार्य योजनाएं बनाएगा और प्लानिंग करेगा, और उस कार्य योजना को अपने नेक्स्ट लेवल ब्लॉक लेवल तक ले जाएगा। और ब्लॉक लेवल पर कौन है, हमारे ब्लॉक प्रमुख है, ठीक है, वो उस कार्य के बारे में जांचेगा, ठीक है, विचार विमर्श करेगा, देखेगा कि आखिर ये काम जरूरी है या वास्तव में सही बात है या नहीं है, कराना है या नहीं कराना है, ठीक है, उस बारे में सोचेगा और उसके विचार विमर्श करेगा, समेकित करेगा और उस योजना को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा, जिला स्तर तक। फिर जिला स्तर में जिला अध्यक्ष उस काम के बारे में देखेगा, पर्यवेक्षण करेगा और इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाएगा, ठीक है। मीन्स समन्वय का काम होता है जिला अध्यक्ष का। जिला परिषद में होते हैं, जिला अध्यक्ष का काम होता है कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल का जो स्तर है उसको समन्वय रूप में लेकर चलना, तालमेल बनाकर लेकर चलना और दोनों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारा काम किसका काम है? जिला पंचायत अध्यक्ष का काम है, ठीक है। बात करते हैं हम, एक ग्राम कचहरी होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा न्याय पंचायत होना चाहिए, जो एमएल सिंह की समिति ने कहा। वहां पे क्या होता है कि जो हमारे झगड़ा विवाद वगैरह गांव स्तर तक होते हैं, जैसे किन्हीं दो परिवारों में झगड़ा वगैरह हो जाता है, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा फिसाद वगैरह हो जाता है, तो इन चीज को निपटाने के लिए वहां पे एक सरपंच होता है जो ग्राम कचहरी पे होता है, ठीक है। ग्राम कचहरी पे वो क्या करता है, वहां पे क्या होता है, एक सरपंच होता है जो वहां पे उन झगड़ा जो फिसाद है, जो दो व्यक्तियों के बीच में हो या फिर दो परिवारों के बीच में हो, उनकी बातों को सुनेगा और एक निर्णय लेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये सारा मामला निपटाएगा। यहाँ पे 10,000 तक के मामले निपटाए जा सकते हैं। इससे ऊपर फिर अग्रिम मजिस्ट्रेट के पास या फिर तहसील में या फिर आगे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। मींस 10,000 कम के मामले यही निपटाए जा सकते हैं। कहाँ पे? ग्राम कचहरी में, जहां पे कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। और इसके पास तो होता है एक तो दीवानी होता है, ठीक है, एक फौजदारी, एक दीवानी मामला, ठीक है। दीवानी में दंड से संबंधित है, दंड से संबंधित मामले, और फौजदारी में सजा से संबंधित मामले होते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से अक्सर एग्जामों में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, लेकिन अब आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, क्योंकि आज हमने इसको एक सरल भाषा में जान लिया है। अब एक भी प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।